सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक जो परीक्षा है, ठीक है, मतलब जो रीट मेंस एग्जाम है उसके लिए मनोविज्ञान की क्लास। और इस क्लास में हम बात करेंगे टॉप 10 प्रश्नों के बारे में, जो कि अपने रीट मेंस में 20 अंक के होंगे। तो इन सवालों पर चर्चा करेंगे। और ये जो क्लास है वो अपने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो क्लास जो है आपको हर रोज मॉर्निंग में सुबह 6:05 पर रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हो जाती है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और डेली आप 20 अंकों की है वो तैयारी करते रहिए जब तक कि एग्जाम नहीं होता है तब तक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपना, निम्न प्रायोगिक चित्र का संबंध अधिगम के किस सिद्धांत से है। मतलब एक प्रायोगिक चित्र दे रखा, प्रायोगिक चित्र का मतलब एक प्रयोग से संबंधित चित्र दे रखा है और वो चित्र है अपने अधिगम से संबंधित। अधिगम से संबंधित जो प्रयोग हुए थे, जैसे थार्नडाइक ने प्रयोग किए थे, ठीक है, बिल्ली पर, स्किनर ने प्रयोग किए थे, पावलोव ने प्रयोग किए थे। तो उन प्रयोगों से संबंधित चित्र दे रखा है और इस चित्र की अपने को पहचान करनी है कि ये किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए है नेमेटिक अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन सी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और ऑप्शन डी में है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो देखो, अगर अपन बात करें इस प्रश्न की, तो जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो दिया था हल ने। किसने दिया था? हल ने दिया था। और उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो दिया था थार्नडाइक ने। और थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किए थे, है ना, किस पर प्रयोग किए थे? बिल्ली पर प्रयोग किए थे, ठीक है। और अगला प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत दिया था पावलोव ने और पावलोव ने प्रयोग किया था अपने कुत्ते पर। किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किए थे। और उसके बाद है नेमेटिक अनुबंधन सिद्धांत, जो कि स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किए थे। किसने? किस पर? चूहे पर प्रयोग किए थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए हो जाएगा, नेमेटिक अनुबंधन सिद्धांत। मतलब यहाँ पे ये चूहा है और ये एक बॉक्स है जिसके अंदर चूहे को अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ये नेमेटिक अनुबंधन सिद्धांत होगा, या जिसको अपन बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सा एक प्रतिवर्त जन्मजात शिशु में नहीं होता है। मतलब कौन सा प्रतिवर्त है वो एक जन्मजात शिशु में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है रूटिंग, ऑप्शन बी बेबिंस्की, ऑप्शन सी पार्चुनेट पीरियड और ऑप्शन डी में है मोरो। तो देखो, रूटिंग की अगर अपन बात करें तो रूटिंग क्या होता है? रूटिंग होता है कि जब जो बच्चा होता है उसके गालों को छूते हैं, जो नवजात शिशु होता है उसके गालों को छूते हैं तो वो सिर को घुमाता है और मुंह को खोलता है ना, सिर को घुमाता है और मुंह को खोलता है, उसको तो बोलते हैं अपन रूटिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला बेबिंस्की। तो बेबिंस्की में क्या होता है, यदि बच्चे के पैर के जो तलवे होते हैं, जो तलवे होते हैं उन तलवों को यदि ठोका जाए, है ना, तो वो अंगुलियों को ऊपर की ओर मोड़ता है, तो उसको बोलते हैं अपन बेबिंस्की बोलते हैं। और पार्चुनेट पीरियड क्या होता है? ये होता है अपने जन्म के समय बच्चे को माता से अलग करना, मतलब जो प्लेसेंटा होती है उस अम्बिलिकल कार्ड को काट कर अलग कर दिया जाता है बच्चे को माँ से जन्म के बाद, तो वो होता है पार्चुनेट पीरियड। और मोरो किसको बोलते हैं? यदि तेज अपन आवाज करते हैं, चिल्लाते हैं बच्चे के सामने, तो वो कमर को मोड़ते हुए अपनी भुजाओं को आगे की ओर फेंकता है, उसको मोरो बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो रूटिंग है, बेबिंस्की है और मोरो, इनका तो संबंध नवजात शिशु से है। लेकिन पार्चुनेट जो पीरियड होता है इसका संबंध बच्चे से नहीं है, क्योंकि ये तो एक अवधि है, एक प्रक्रिया जिसमें बच्चे को जन्म के बाद अम्बिलिकल कार्ड को काट कर है बच्चे को माँ से अलग कर लिया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, जॉन पी डिसेका के अनुसार अभिप्रेरणा के घटक है। मतलब जॉन पी डिसेका के अनुसार अभिप्रेरणा के कौन कौन से घटक है? तो इधर 4 घटक दे रखे, देखो कौन कौन से है इनमें से। एक है उत्तेजना, प्रोत्साहन, आकांक्षा और दंड। तो क्या इनमें से कौन से उत्तेजना के घटक है? ऑप्शन ए है केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी केवल 2 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 1 एवं 3 और ऑप्शन डी में 1, 2, 3 एवं 4 सभी। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 एवं 4। उत्तेजना, प्रोत्साहन, आकांक्षा और दंड, ये सब के सब अभिप्रेरणा के घटक होते हैं। किसके अनुसार? डिसेका के अनुसार। किसके अनुसार? डिसेका के अनुसार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, 1960 में कोलकाता की उमा चौधरी ने खाली जगह के 14
एवं खाली जगह के 10 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किया। मतलब कौन से परीक्षणों का भारतीय अनुकूलन है वो किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए में एससीटी एवं सीएटी, ऑप्शन बी में टीएटी एवं सीएटी, ऑप्शन सी में सीएटी एवं टीएटी और ऑप्शन डी में आईबीटी एवं सीएटी। तो देखो कलकत्ता की जो उमा चौधरी थी उन्होंने जो टीएटी है, टीएटी और सीएटी का अनुकूलन किया था, भारतीय अनुकूलन किया था। टीएटी के तो 14 कार्डों का, टीएटी के 14 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किया था और सीएटी में तो वैसे कार्ड ही 10 होता है, ठीक है। तो 10 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किया था। टीएटी में टोटल कार्ड कितने होते हैं? 31 कार्ड होते हैं, जिनमें से एक ब्लैंक होता है और 30 होता है वो चित्रों वाला होता है। तो 30 में से 14 का भारतीय अनुकूलन किया था और जो सीएटी के जो 10 कार्ड होते हैं उनका भारतीय अनुकूलन किया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है अपने, निम्न में से दुश्चिंता विकार है, मतलब दुश्चिंता से संबंधित कौन सा विकार है? ऑप्शन ए सामान्यकृत दुश्चिंता विकार, ऑप्शन बी आतंक विकार, ऑप्शन सी विशिष्ट दुर्वृत्ति, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शनों में जो चारों के चारों जो दे रखा है, सॉरी तीनों के तीनों, वो सब के सब दुश्चिंता विकार है ना। या अगर अपन देखें तो इनमें जैसे अपने सामान्यकृत दुश्चिंता विकार ये भी एक दुश्चिंता विकार है, आतंक विकार ये भी एक दुश्चिंता विकार है और विशिष्ट दुर्वृत्ति ये भी एक दुश्चिंता विकार था। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 6ठा प्रश्न है आज का, आतंक विकार एक प्रकार का दुश्चिंता विकार है, इसके लक्षण है। तो देखो आतंक विकार एक प्रकार का दुश्चिंता विकार है, ये अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है? ऑप्शन ए बार बार दुश्चिंता के दौरे पड़ना, ऑप्शन बी सांस फूलना, धड़कन, कंपन, चक्कर आना, ऑप्शन सी में तीव्र त्रास या दहशत और आशंका की भावना और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो ये जो सब के सब जो लक्षण है वो अपने आतंक विकार के लक्षण होते हैं। बार बार दुश्चिंता के दौरे पड़ना है, सांस फूलना, धड़कन, कंपन, चक्कर आना और तीव्र त्रास या दहशत और आशंका की भावना, ये सब के सब इसके लक्षण है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है अपने, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष की होती है के अन्य नाम निम्न में से, मतलब जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है, उसके अन्य नाम कौन से? ऑप्शन ए वैचारिक क्रिया अवस्था, ऑप्शन बी नियमीकरण की अवस्था, ऑप्शन सी में ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों हो जाएगा। मतलब है वैचारिक क्रिया अवस्था भी इसका नाम है और नियमीकरण की अवस्था है ये भी इसका नाम है। तो इस अवस्था के 3 नाम आपको याद रखने हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था और नियमीकरण की अवस्था। ये तीनों एक ही अवस्था के नाम है जो कि 7 से 12 वर्ष तक चलती है। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक सूचना दे दूं, और सूचना ये है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इस वीडियो के, ठीक है। और चैनल पर जुड़ने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको वहाँ पर एक निश्चित शेड्यूल के तहत रोज़ डेली क्विज मिलते हैं एक टाइम टेबल के हिसाब से। तो उन क्विज को आप अटेंड करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो, है ना। अदर जो सब्जेक्ट है उनके भी वहाँ पर आपको क्विज मिलते हैं, साइकोलॉजी के अलावा साइंस है, राजस्थान जीके है, ठीक है। इस प्रकार के जो क्विज है, शिक्षण विधि है, तो वो सब आपको क्विज वहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्विज अटेंड करना ना भूलें, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ इस क्लास को अंत तक देखना है और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर करना है और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ किसी भी अदर सब्जेक्ट का, तो आपको उसका नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है अपना, बड़े आदमी का बच्चे की तरह रोना या पत्नी का मायके लौट जाना कहा जाएगा। मतलब बड़ा आदमी है, दुख की स्थिति में बिल्कुल बच्चे की तरह रोने लग जाता है, या जो पत्नी होती है वो मायके चली जाती है। तो ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है या समायोजन है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रतिगमन, ऑप्शन बी आत्मीकरण, ऑप्शन सी में है प्रत्यावर्तन, ऑप्शन डी में है दमन। तो बड़ों का बच्चों की तरह रोना या पत्नी का मायके चले जाना, ये कहलाएगा अपने प्रतिगमन। क्या कहलाएगा? प्रतिगमन कहलाएगा। मतलब पूर्व स्थिति में लौटना है। क्या होगा? पूर्व स्थिति में जो लौटने की जो
घटना होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिगमन बोलते हैं। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है अपना, जेरोम ब्रूनर के संरचनात्मक विकास सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मतलब जेरोम एस ब्रूनर ने जो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था, ध्यान रखना संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है वो किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? संज्ञानात्मक अधिगम जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने दिया था। वो संरचनात्मक जो विकास का सिद्धांत है वो जेरोम एस ब्रूनर ने दिया था। तो इस सिद्धांत का अन्य नाम अपने को बताना है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नहीं, ये तो जीन पियाजे का नियम है, ठीक है। अगला अन्वेषण सिद्धांत, सी में है मनोविकास का सिद्धांत और डी में है प्रयोगात्मक विकास का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी अन्वेषण का सिद्धांत। जेरोम एस ब्रूनर के संरचनात्मक विकास सिद्धांत का अन्य नाम क्या? अन्वेषण का सिद्धांत है। ये भी इस नाम से इसको जाना जाता है। अगले और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है अपना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चित करते समय शिक्षा प्राधिकारी को निम्न में से किन बातों का ध्यान रखने का प्रावधान है? मतलब है आरटीई जो 2009 है उसके अंतर्गत एक प्रावधान किया गया है, और प्रावधान क्या है कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया को जब निश्चित करते हैं तो जो भी शिक्षा प्राधिकारी है उसको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। ये आरटीई 2009 में है ना। पहला जो वो क्या है वो देखो, शिक्षा का माध्यम यथासंभव मातृभाषा रखी जाए। ऑप्शन बी में पाठ्यक्रम में संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के प्रति सम्मान। ऑप्शन सी में बालकों को भय, मानसिक आघात एवं चिंता मुक्त कर सर्वांगीण विकास पर बल। और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो देखो आरटी 2009 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि एक शिक्षा प्राधिकारी को पाठ्यक्रम बनाते समय और मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करते समय ये ध्यान रखना है कि मातृभाषा में ही सारी चीजें होनी चाहिए। पाठ्यक्रम भी मातृभाषा में होना चाहिए और जो मूल्यांकन का जो प्रोसेस है वो भी मातृभाषा में होना चाहिए। और पाठ्यक्रम निर्माण के समय ये भी ध्यान रखना है कि जो संविधान में जो हमारे जो मूल्य निर्धारित किए गए उन मूल्यों का सम्मान हो। ऐसा नहीं संविधान में निर्धारित किए गए मूल्यों के विपरीत कोई इस प्रकार की बात है वो सामने आ जाए सिलेबस के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगला, बालक को भय, मानसिक आघात व चिंता मुक्त सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। तो ये जो सब के सब जो आंसर है वो सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।